देखिए, हम लोग कल बात कर रहे थे बल, आपराधिक बल और हमला, इसकी विभिन्न स्थितियां। और बल, आपराधिक बल और हमला जब विभिन्न स्थितियों में किया जाएगा तो दंड क्या मिलेगा, इस पर बात हो रही थी। अब अगला अध्याय है व्यपरण और अपहरण। व्यपरण जिसे अंग्रेजी में किडनैपिंग कहेंगे और अपहरण जिसे अंग्रेजी में एब्डक्शन कहेंगे, उससे संबंधित है। तो व्यपरण और अपहरण के संबंध में कोई बात शुरू करने से पहले एक बात खूब ध्यान में कर लीजिए, जो हम लगातार बोल भी रहे हैं कि क्रिमिनल लॉ जैसा लिखा है ठीक वैसा पढ़ा जाएगा। और ये आपने लगातार अब तक देखा भी है कि वो जैसा लिखा है उसी के हिसाब से जब आप पढ़ते हैं तभी सही निष्कर्षों पर आते हैं। तो बिल्कुल ठीक इस बात को गांठ में बांध लेंगे और फिर व्यपरण की ओर बढ़ेंगे। आपने व्यपरण या अपहरण के संबंध में जो अब तक याद कर रखा है, आपके साथ दिक्कत यही है कि आप उसे याद करना चाहते हैं जो विभिन्न लोगों द्वारा आपको समझाया जा रहा है। और जो विभिन्न लोगों द्वारा आपको समझाया जा रहा है वो उन लोगों की जिनके द्वारा समझाया जा रहा है उनकी अपनी समझदारी पर निर्भर करता है। वो सिर्फ वही समझा सकते हैं आपको जो उन्होंने खुद समझा है। वो आपको वो बिल्कुल नहीं समझा सकते जो उन्होंने खुद नहीं समझा है। अब दिक्कत यह है कि कोई आवश्यक नहीं है कि जिनकी बातों के आधार पर आपने अब तक कानून को समझने का प्रयास किया है उनकी अपनी समझ ठीक हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए सबसे सुरक्षित तरीका कानून को समझने का यही है कि हम स्वयं बेयर को देखें और बेयर जो कह रहा है बस उस तक अपने को सीमित रखें। क्यों? क्योंकि दांडिक विधि के निर्वचन के सिद्धांत हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि जो कुछ बेयर में लिखा है हम अपने को सिर्फ वहीं तक सीमित रखें। और देखिए, एक चीज और समझ लीजिए, ज्ञान प्राप्ति के दो ही तरीके दुनिया में, एक अनुभव पर आधारित है और एक याददाश्त या स्मृति पर आधारित है। और ज्ञान प्राप्ति का इन्हीं दो तरीकों का, ठीक है, रिसर्च की दुनिया में इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड इनके नाम से जानते हैं। एक अनुभव पर आधारित है, आपने जीवन में प्रवेश किया और विभिन्न प्रकार के अनुभव हासिल किए। आपने देखा कि ईश्वर के कुछ क्रिएशंस हैं जो हवा में उड़ते हैं, ठीक है, कुछ क्रिएशंस हैं जो जमीन पर चलते हैं और कुछ क्रिएशंस हैं जो जल में रहते हैं। इन सबके गुणधर्म और विशेषताएं अलग अलग हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो जमीन पर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं। इन सारे लोगों के गुणधर्म और विशेषताएं अलग अलग, लेकिन ये आपने अनुभव किया, देखा, आपने इसको अनुभव किया। तो जिसने पहली बार इस सब का अनुभव किया उसने अनुभव के आधार पर जलचर, नभचर, उभयचर इनके गुणधर्म और विशेषताएं लिख लिए, ठीक है ना, और उनका नामकरण कर दिया कि ये जलचर, नभचर और उभयचर है। लेकिन प्रक्रिया जो उसने अपनाई इस सब के लिए वो अनुभव आधारित थी, ठीक है ना, वो अनुभव पर आधारित थी। और वह विशेषताओं का ऑब्जर्वेशन करने के उपरांत, गुणधर्म का ऑब्जर्वेशन करने के उपरांत जिन निष्कर्षों पर आया उन निष्कर्षों को उसने अभिलिखित कर दिया। लेकिन एक बार जब वे
निष्कर्ष अभिलिखित हो गए। अब वे निष्कर्ष और उन तक पहुंचने की प्रक्रिया ये याददाश्त की विषय वस्तु बन गई। अब ये याददाश्त की विषय वस्तु बन गई, ठीक है ना। सारे जलचर उस पहले आदमी ने नहीं देख लिए थे, क्योंकि जितने प्रकार के जलचर होते हैं, जितने प्रकार के नभचर होते हैं, जितने प्रकार के उभयचर होते हैं, सबके सब उस आदमी पहली बार जिसने जलचर नभचर उभयचर की विशेषताएं लिखी थी उसने देख लियो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो दोबारा जब किसी ने जलचर नभचर या उभयचर को देखा, या उसी जलचर नभचर उभयचर को देखा जिसे पहली बार उस आदमी ने देखा था, तो याददाश्त में जो विशेषताएं मौजूद थी उनके आधार पर उसने इनकी तुलना की, और इस तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर वो इस निष्कर्ष पर आ गया कि या तो ये जलचर है, या नभचर है, या उभयचर है। तो ज्ञान दोनों पद्धतियों से प्राप्त हुआ, ठीक है। किसके संबंध में? जलचर नभचर और उभयचर के संबंध में ज्ञान तो दोनों पद्धतियों से प्राप्त हुआ, लेकिन एक अनुभव पर आधारित है, एक स्मृति पर आधारित है। और इन्हीं को रिसर्च की दुनिया में आगमनात्मक और निगमनात्मक सिद्धांतों के रूप में माना गया है, ठीक है ना। और इसीलिए रिसर्च का टूल क्या मानते हैं? ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्व करना, देखना चीजों को, क्योंकि उसी से तो निकल कर आएगी चीज, इसलिए इसको टूल मानते हैं, ठीक है। तो हमारा अनुभव यह कहता है कि हम, जिन्होंने हमें क्रिमिनल लॉ या कोई भी कानून समझाया है, बजाय उन पर विश्वास करने के स्वयं बेयर को पढ़ें, और स्वयं बेयर जो कुछ कहता है या उसके जो अर्थ हो सकते हैं उनको दांडिक विधि के निर्वचन के सिद्धांतों के अनुसार निर्वचन करने के उपरांत सत्य के रूप में स्वीकार करें। यही सबसे ठीक तरीका है। अब इस दृष्टिकोण से हम लोग व्याकरण इसे पढ़ना शुरू करेंगे। पहले 359 था, वो व्याकरण को परिभाषित करता था, और बल्कि परिभाषित करता था, यह कहना ठीक नहीं है। यह कहना ठीक है कि पहले सेक्शन 359 व्याकरण की किस्में बताता था, ठीक है। किस किस प्रकार से व्याकरण या किस किस प्रकार का व्याकरण हो सकता है, वो व्याकरण की किस्में बता रहा था, और कहता था व्याकरण दो प्रकार का है, भारत में से व्याकरण और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्याकरण। वो सिर्फ 359 दो प्रकार बता देता था, इसके बाद वो सेक्शन मौन हो जाता था। किसमें बताने के अतिरिक्त 359 कुछ भी नहीं करता था। वो भारत में से व्याकरण या विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्याकरण, इसको परिभाषित नहीं करता था। इसको परिभाषित जहां किया जाता था तो 360 भारत में से व्याकरण को परिभाषित करता था, और 361 विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्याकरण को परिभाषित करता था। अब 359, ठीक है, और 360 और 361 जो कुछ कहते थे उस सारे कुछ को उन्होंने 137 में शामिल कर दिया, ठीक है। आप 137 देखेंगे तो 359, 360, 361, इसका जो ज्वाइंट मैंडेट था, ये जो संयुक्त रूप से कहते थे, वो सब कुछ 137 में कह दिया गया। यानी व्याकरण की किस्में ये भी यहां बता दी, और उन किस्मों में जो जिस प्रकार का व्याकरण आता था, वह किन और किस प्रकार की तथ्य स्थिति उत्पन्न होने पर हुआ माना जाएगा, यह भी बता दिया। अर्थात व्याकरण जो दो किस्मों का है, उनकी परिभाषाएं
डेफिनेशन, किसी भी अपराध की डेफिनेशन का क्या अर्थ है? उन तथ्य स्थितियों को, ठीक है, एक स्थान पर संकलित करके वर्णित कर देना, जिन तथ्य स्थितियों के इकट्ठा होने पर संबंधित अपराध संगठित होता है। यही परिभाषा का अर्थ है, ठीक है ना। जब कोई किसी को मार डालने के आशय से, ठीक है, मार डालने का आशय तथ्य है, ठीक है, या इस ज्ञान के साथ कि वह अपने कृत्य से किसी मानव प्राणी की मृत्यु कारित कर सकता है, ज्ञान तथ्य है। किसी मानव प्राणी के संबंध में इस प्रकार का आशय, यह तथ्य है। तो ये तथ्य एक जगह पर संकलित करके इस प्रयोजन से रखे गए ताकि यह जाना जा सके कि आपराधिक मानववध नाम का अपराध ये किन तथ्यों के सम्मिलित रूप से उत्पन्न हो जाने की दशा में संगठित होता है। तो परिभाषा का अर्थ ये उन तथ्यों का, ठीक है, समवेत रूप से और संकलित रूप से प्रकटीकरण है, जिनके किसी समय के निश्चित प्रभाग में एक साथ घटित होने पर संबंधित प्रकार का अपराध घटित होता है, ठीक है ना। यही बेयर में परिभाषा की परिभाषा हो सकती है। इसके अलावा बेयर में परिभाषा की कोई अन्य परिभाषा हो ही नहीं सकती। ये डेफिनेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि वो कहता है व्याकरण दो प्रकारों का है, दो किस्में हैं व्याकरण की, ठीक है। कहता है व्याकरण दो किस्म का होता है, भारत में से व्याकरण और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्याकरण, ठीक है। उसने दो किस्में बताई। अब 137 सबसेक्शन का जो भारत में से व्याकरण को परिभाषित करता है, इसे अभी हम पढ़ नहीं रहे, हम वैसे ही आपसे बात कर रहे हैं। भारत में से व्याकरण ये किसी का भी हो सकता है, ये आपको लगातार बताया गया है, ठीक है। आपसे कहा गया है कि भारत में से व्याकरण किसी का भी हो जाएगा, किसी का भी हो जाएगा। वो अवयस्क है, वो वयस्क है, वो विकृत चित्त है, वो स्वस्थ चित्त है, इस सब बात का कोई अर्थ नहीं है। बस एक बात का अर्थ है, एक ही बात का अर्थ है कि भारत में से व्याकरण अगर किया जा रहा है तो जिस व्यक्ति का किया जा रहा है उस व्यक्ति की सम्मति है भारत से परे ले जाए जाने के प्रति नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर उस व्यक्ति की जिसका व्याकरण भारत में से किया जा रहा है उसकी सम्मति है भारत की सीमाओं से परे ले जाने के संबंध में है, तो यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि संबंधित व्यक्ति का भारत की सीमाओं के परे ले जाकर उसका भारत में से व्याकरण किया गया है, यह कहा ही नहीं जा सकता, ठीक है। अब यह व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग का हो सकता है, ठीक है। ये वयस्क भी हो सकता है, ये अवयस्क भी हो सकता है, ये विकृत चित्त भी हो सकता है, ये स्वस्थ चित्त भी हो सकता है, क्योंकि आपने खूब जाना है, खूब आपको बताया गया है कि भारत में से व्याकरण किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। इसका मतलब अवयस्क का भी व्याकरण भारत में से हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि जिस भी व्यक्ति का व्याकरण किया जा रहा है अगर उस व्यक्ति की सहमति है, सहमति नहीं बल्कि सम्मति शब्द कहना चाहिए, क्योंकि सहमति और सम्मति दो पृथक शब्द हैं और दोनों के अर्थ भी पृथक हैं, ठीक है। सहमति अंग्रेजी में
ठीक है, इस शब्द से अभिव्यक्त तो होती है, जबकि सम्मति अंग्रेजी में कंसेंट इस शब्द से अभिव्यक्त होती है। तो उसके भाव भी अलग हैं, उसके शब्द भी अलग हैं, सारी चीजें अलग हैं। तो सहमति नहीं कहना चाहिए, सम्मति कहना चाहिए। तो जिस व्यक्ति को भारत की सीमाओं के परे ले जाकर उसका विवरण किया गया है, उसकी एज इमेटेरियल है, उसकी मानसिक अवस्था इमेटेरियल है, लेकिन एक चीज मटेरियल है कि अगर उस व्यक्ति की सहमति रही, फिर सहमति बोल दिया, उस व्यक्ति की सम्मति रही है भारत के बाहर ले जाए जाने के प्रति, तो जो व्यक्ति उसे भारत की सीमाओं के परे ले गया वो व्यवरण का दोषी नहीं कहा जा सकता। भारत की सीमाओं के परे व्यक्ति को ले जाकर भारत की सीमाओं के परे ले जाकर व्यक्ति को विपरीत करने के माध्यम से वो दोषी नहीं कहा जा सकता, फिर वो विपरण का दोषी नहीं है, क्योंकि विपरणकर्ता जिसका विपरण कर रहा था उसने स्वयं सम्मति दी। अब सवाल ये उठता है कि अगर सम्मति है तो विपरण नहीं होगा। तो जिस व्यक्ति का विपरण हो रहा है, अगर वो वयस्क है, अगर वो वयस्क है और सम्मति देता है तो विपरण नहीं होगा, मान लिया। लेकिन अगर वो अवयस्क है, अगर वो अवयस्क है, क्या तब भी उसने अगर सम्मति दी भारत की सीमाओं के परे स्वयं को ले जाए जाने के प्रति, तो विपरण होगा या नहीं? अर्थात एक लाइन में अगर बोले कि जब विपरण भारत की सीमाओं के परे किया जाएगा, ठीक है, जब किसी व्यक्ति पर यह आरोप होगा कि उसने भारत की सीमाओं के परे अमुक व्यक्ति को ले जाकर विपरण का अपराध किया है और उस व्यक्ति का बचाव यह हो, वो ये कह रहा हो कि हमने विपरण नहीं किया क्योंकि इन्होंने सम्मति दी थी भारत के सीमाओं के परे ले जाए जाने के प्रति, तो ये सम्मति एक वैध सम्मति कब मानी जाए? आयु के दृष्टिकोण से, यानी जिस व्यक्ति का विपरण हुआ वो किस आयु का हो, किस आयु का हो और किस प्रकार अपनी सम्मति दे कि वह विपरण के संबंध में एक वैध सम्मति के रूप में विपरण के अपराध को समाप्त कर दे। अर्थात भारत में से जिस व्यक्ति का विपरण हुआ है या बताया गया है, उस व्यक्ति को कितनी आयु का होना चाहिए, यदि वो विपरण के संबंध में विपरणकर्ता को अपनी सम्मति देना चाहता है, ये आयु उस व्यक्ति की कितनी होनी चाहिए, यह सवाल उठ रहा है। और उसकी सम्मति किस ढंग की होनी चाहिए, यह सवाल उठ रहा है, ठीक है ना। और आप 16 और 18 इसी को याद किए बैठे रहते हैं, ठीक है ना। जबकि 16 और 18 की जो बात की गई है वो विधिपूर्ण संरक्षकता में से विपरण के संबंध में हुई है, वो भारत में से विपरण के संबंध में नहीं हुई है। वो शब्द भारत में से विपरण जब बताया गया तो नहीं लिखे हुए हैं बेयर में, आप पढ़ लें, देखें क्या कहता है। जो कोई किसी व्यक्ति का उसने वयस्क अवयस्क कुछ नहीं कहा, ठीक है, उसने कहा जो कोई किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना, उम्र नहीं है, कोई उम्र नहीं और सम्मति है कि सम्मति के बिना, ठीक है, उसने कहा उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से वैध सम्मति देने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना भारत की सीमाओं से परे प्रमाण कर देता है, वह भारत में से उस व्यक्ति का विपरण करता है, यह कहा जाता है। मीनिंग दरबार जिसका विपरण हुआ है उसकी आयु इमेटेरियल, क्योंकि किसी व्यक्ति का लिखा है, उसके स्वास्थ्य की दशा इमेटेरियल,
क्योंकि किसी व्यक्ति का लिखा है, ठीक है। और आगे उसने कहा वैध रूप से प्राधिकृत, ठीक है, जिसका व्यापरण हुआ है उसकी ओर से जो सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत है। इसका भी मतलब यह निकल रहा है कि अवयस्क और विकृत चित्त इनका भी व्यापरण हो सकता है भारत में से। और यह लिखा है कि किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना, इसका मतलब यह हुआ कि वयस्क और स्वस्थ चित्त उसका भी व्यापरण हो सकता है, ठीक है, भारत की सीमाओं के परे ले जाकर, ठीक है। तो हम कुछ भी अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं, जो बेयर के शब्द हैं उन्हीं से बात को निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसका मतलब यह हो गया कि स्वस्थ चित्त, विकृत चित्त, वयस्क और अवयस्क सभी का भारत में से विपणन हो सकता है यदि उस व्यक्ति की या जो विपरीत हुआ उसकी ओर से जो वैध रूप से सम्मति देने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति है उसकी सम्मति नहीं थी, ठीक है ना, उसकी सम्मति नहीं थी, जो वैध रूप से प्राधिकृत था। अब अवयस्क का हुआ, और ऐसे अवयस्क का हुआ है, ऐसे जो उस कोटि का है जिस कोटि के कबीरदास थे, मां बाप का पता ही नहीं, संरक्षक की जानकारी नहीं, ठीक है। तो अगर हिंदूला होता तो हम उसे हिंदू मान लेते हैं, भाई हिंदूला में तो हिंदू की जो डेफिनेशन दी है उसके मुताबिक वो हिंदू हो जाएगा। लेकिन बात हिंदूला की नहीं हो रही, बात तो क्रिमिनल ला की हो रही, उसका कोई संरक्षक है ही नहीं, और वो अवयस्क है, और वो अवयस्क है, ठीक है। तो राज्य परम संरक्षक है, लेकिन राज्य की तो अनुमति नहीं ली गई है, ठीक है ना। और ये विकृत चित्त है नहीं, विकृत चित्त नहीं, सम्मति देने में समर्थ है, ठीक है ना। स्वस्थ चित्त है, विकृत चित्त है तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि फिर तो वो सम्मति देने में असमर्थ ही है, लेकिन स्वस्थ चित्त है, अवयस्क है। तो क्या अगर वो भारत की सीमाओं के परे ले जाने के प्रति अपनी सम्मति देता है, क्योंकि ये यहां नहीं लिखा है विधिपूर्ण संरक्षकता से, वो होता मसला तो अपराध संरक्षक के प्रति है, तब तो सम्मति संरक्षक की महत्वपूर्ण होती। वो तो स्थिति नहीं है, भारत में से विपणन की स्थिति पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो और भारत में से विपणन की जो स्थिति है उसमें उसी व्यक्ति की बात चल रही है कि उस व्यक्ति की सम्मति या उसकी ओर से वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति, तो उसकी ओर से वैध रूप से प्राधिकृत तो कोई है नहीं, क्योंकि वो तो कबीरदास है, ठीक है। उसका तो कोई वैध रूप से उसकी ओर से सम्मति देने के लिए इंपावर्ड आदमी नहीं। तो इस व्यक्ति की स्वयं उम्र कितनी हो कि ये एक वैध सम्मति दे पाए, या अगर उससे कम इसकी उम्र हो तो इसके द्वारा दी गई सम्मति अवैध मानी जाए। इसकी उम्र क्या? आप 16-18 नहीं कह सकते, क्योंकि 16-18 यहां लिखा नहीं, भारत में से व्याकरण में 16-18 नहीं लिखा है। बालिग भी नहीं कह सकते क्योंकि उसने कहा किसी व्यक्ति की, ठीक है, तो 18 भी नहीं हो सकती है। फिर क्या हो? इसी बात के लिए पुरानी आईपीसी में सेक्शन 90 था, सम्मति को परिभाषित करता था, और अब कितना है सेक्शन 90 का? 28। सेक्शन 28 वो कहता है कि जहां भी सम्मति की अपेक्षा की गई है, एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, जहां भी, क्योंकि एक बार जो पद स्पष्टीकृत कर दिया गया उसका जो भाव एक बार स्पष्टीकृत हुआ वो पूरी संहिता में जहां जहां वो शब्द आ जाएगा तो उसका वही अर्थ समझा जाएगा जो एक बार स्पष्ट हुआ। तो सम्मति देने के लिए समर्थ किसे माना? सेक्शन 90 और वर्तमान की सेक्शन 28 में 12 साल का बच्चा। यानी भारत में से व्याकरण की दशा में अगर विपरीत व्यक्ति
स्वस्थ चित्त है और उसका कोई वैध संरक्षक उपलब्ध नहीं है और वो अवयस्क है, ठीक है, और वो अवयस्क है, तो यदि उसने 12 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली है, ठीक है ना, और उसने भारत की सीमाओं के परे ले जाने के लिए अपनी सम्मति दी है और वह सम्मति गुणवत्ता के दृष्टिकोण से, ठीक है, उसी तरह की है जैसी सम्मति सेक्शन 90 या 28 में लिखी है, यानी भय, लोभ, तथ्य के भ्रम के अधीन, ठीक है, इनके अधीन होकर उसने वह सम्मति नहीं दी है, तो वह सम्मति पूरी तरह वैध मानी जाएगी और यह व्यक्ति भारत की सीमाओं के परे इस व्यक्ति का ट्रांसपोर्टेशन कर देने के बाद भी भारत में से इस व्यक्ति के विपणन का दोषी नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब जरा अपने दिल पर हाथ रखिए और फिर बताइए कि आज से पूर्व क्या भारत में से विपणन की स्थिति में इस ढंग का कोई विचार भी आपके मन में था, ठीक है, वो नहीं है, वो हमें मालूम में नहीं है, ठीक है, और हम एक शब्द भी बेयर से अलग नहीं हट रहे, ठीक है। तो भारत में से विपणन किसी भी आयु वर्ग का हो सकता है, किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति का हो सकता है, किसी भी मानसिक दशा के व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन अगर संबंधित व्यक्ति ने भारत की सीमाओं के परे ले जाने के लिए अपनी सम्मति दी है तो भारत में से विपणन का अपराध गठित नहीं होता और यहां सम्मति देने की सामर्थ्य, भारत में से विपणन के अपराध के संबंध में सम्मति देने की सामर्थ्य उस व्यक्ति में मानी जाएगी जो व्यक्ति 12 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। क्यों? इसलिए क्योंकि सेक्शन 28 पूर्व में सेक्शन 90 यह कहता है कि सम्मति देने के लिए समर्थ ये व्यक्ति होगा जिसने 12 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और यदि उसने सेक्शन 90 या सेक्शन 28 में बताए गए प्रकार से अपनी सम्मति दी है तो वह एक वैध सम्मति मानी जाएगी। और संहिता में यह भी लिखा है कि एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव वही माना जाएगा। तो इस सबके सम्मिलित प्रभाव से यहां पर सम्मति देने के लिए समर्थ वो व्यक्ति माना जाएगा जिसने 12 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। और एक चीज हम आपसे और कहते हैं कि कभी भी अखबारों को पढ़कर अपने विधिक ज्ञान में बढ़ोतरी न करें, क्योंकि अखबारों में बहुत स्टैंडर्ड अखबारों को छोड़ दें, ठीक है, तो नेशनल लेवल पे उनको छोड़ दें, तो बाकी सारे पेपरों में हर प्रकार का समाचार वही कवर करते हैं जो भैंस चोरी का समाचार भी कवर करते हैं। उन्हें कानून की बारीकियों का कोई ज्ञान नहीं होता। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जब हम एलएलएम करते थे उससे साल 2 साल पहले ही, ठीक है, रूबिया सईद जो तत्कालीन गृह मंत्री, ठीक है, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थी, नहीं सॉरी उल्टा बात बोल गए, ठीक है, उसे साल 2 साल पहले ही कांधार एक प्लेन हाईजैक करके हिंदुस्तान का ले जाया गया था, ठीक है, कांधार एक प्लेन हाईजैक करके हिंदुस्तान का ले जाया गया था और कांधार भारत की सीमा के परे है। कांधार का है अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान भारत की सीमाओं में नहीं है। और प्लेन के अंदर जो बैठे थे वे भारत के नागरिक थे, भारत की सीमाओं के परे उनका प्रवहन किया था, ठीक है ना, भारत की सीमाओं के परे उनका प्रवहन हुआ था, उनकी सम्मति के बिना हुआ था, ठीक है, उनकी सम्मति के बिना हुआ था। तो हिंदी अखबारों को क्या लिखना चाहिए था? लिखना चाहिए था कि भारत के विमान में मौजूद
यात्रियों का विपणन किया गया। हिंदी में यह लिखना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हिंदी अखबार लिख रहे थे कि उनका अपहरण किया गया, ठीक है, जबकि अपहरण वो हुआ ही नहीं था। क्या हुआ था? भारत में से विपणन यह हुआ था, लेकिन लिख रहे थे अपहरण हुआ। और अंग्रेजी अखबार किडनैपिंग लिख रहे थे कि उन्हें किडनैप किया गया है, और उनका किडनैपिंग लिखना दो चार को छोड़ दें तो उसी ढंग का था जिस ढंग का रपट पड़ने पर, गंगा के किनारे रपट पड़ने पर, गंगा में गिर जाने पर कोई हर हर गंगे कहना शुरू कर दे, ठीक है, कि रपट पड़े तो हर गंगा। वो जानकर कि ये किडनैप ही है, विपणन को अंग्रेजी में किडनैपिंग कहा जाता है, इसलिए नहीं लिख रहे थे किडनैपिंग, बल्कि इसलिए लिख रहे थे क्योंकि उनके लिखने की भाषा ही अंग्रेजी थी, और विपणन की अंग्रेजी किडनैपिंग ही है, ठीक है। इसलिए अखबारों को पढ़कर अपने विधिक ज्ञान की बढ़ोतरी न करें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये भारत में से विपणन ये निकल कर आया, ठीक है, और ये आपकी स्थापित मान्यताओं के एकदम खिलाफ है। तो सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि 1951 में ही आपके फंडामेंटल राइट्स पर डकैती पड़ चुकी थी, और वो डकैती आज भी जारी है। बस इतना ही हुआ कि 1981 में, ठीक है, कौन था? बामन राव, ठीक है, बामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और आईआर कह लो, इसके डिसाइड होने के बाद उस डकैती में कमी आई है, ये सही है, लेकिन डकैती 1951 से शुरू होकर आज भी जारी है, क्योंकि 1951 में पहली बार लिखा गया कि नवीं अनुसूची जो 31B से जोड़ी जा रही है, इसमें जिस भी अधिनियम को रख दिया जाएगा, जिस भी विनियम को रख दिया जाएगा, उसे इस भाग के किसी भी उपबंध से असंगति के आधार पर कोई चुनौती किसी भी न्यायालय में नहीं दी जाएगी, ठीक है। आपको स्वतंत्रता के संघर्ष से क्या मिला था? सिर्फ फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये तो हम जब फंडामेंटल राइट शुरू करते हैं तब भी कहते हैं कि जो कुछ फंडामेंटल राइट के अलावा भारत के संविधान में लिखा है, कमोवेश वो सब कुछ 1935 के भारत सरकार अधिनियम में लिखा हुआ था। तीन सूचियां, वो कॉन्क्यूरेंट हो, स्टेट और सेंट्रल और फलाना और ढिमाका और विधायी ताकत, ये सब था। भारत की जनता को जो मिला था वो सिर्फ फंडामेंटल राइट, और उन सबको बड़ी आसानी से 1951 में ही नवीं अनुसूची जोड़कर अपने हाथों में ले लिया गया कि जब चाहो जिस कानून को वहां जोड़ दो नवीं अनुसूची में, और फिर किसी फंडामेंटल राइट कुछ भी करते रहो, कोई फंडामेंटल राइट से असंगति के आधार पर उसमें, ठीक है, शून्यता मानी नहीं जाएगी। और इवन जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो गए फंडामेंटल राइट से असंगति के आधार पर, उन्हें भी अगर नवीं अनुसूची में रख दिया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और यह स्थिति अभी भी है, समाप्त नहीं हो गई है, बस इसकी मारक क्षमता में वामन राव और आपका आईआर कह लो के बाद इसकी मारक क्षमता घट गई है। कैसे घटी है, क्या घटी है, कल बात करेंगे, देखेंगे जब उस विषय पर बात करेंगे। तो और आप पढ़ते क्या है? फंडामेंटल राइट से असंगत विधियां शून्य होंगी, सही है, हम ये नहीं कर रहे, गलत है, ऐसा ही है, लेकिन अर्ध सत्य नहीं पढ़ना चाहिए, संपूर्ण सत्य पढ़ना चाहिए। संपूर्ण सत्य यह है कि फंडामेंटल राइट से जिन विधियों की असंगति है वे निश्चित शून्य है, डेफिनेटली शून्य है, लेकिन विधायिका ने 39B
और उसके द्वारा निर्मित पहली अनुसूची, इसके माध्यम से सारे फंडामेंटल राइट्स अपने ग्रिप में ले रखे, ये तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि उनकी मारक क्षमता अब घटी है, ले लिए थे। कब? 1951 में ही। वो जो बता रहे हैं ना कि जनजी को आना चाहिए, ठीक है, उनके पुरखे जब राज कर रहे थे तभी 1951 में ही जो चाहो कानून बनाओ, फंडामेंटल राइट कर रहे संगत, नवी अनुसूची में जोड़ दो, बात खत्म हो गई। तो वही बात कि है चीज तुम्हारी, लेकिन जब चाहें तब हम ले सकते हैं। तो ये कौन सी चीज तुम्हारी हुई भाई? बोले मोटरसाइकिल तुम्हारी, लेकिन हम भैया जिस दिन चाह लें उसी दिन तुमसे खड़ी करा लें, तो काहे बात की है तुम्हारी? ठीक है, तुम्हें जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी हम खड़ी करा लेंगे कि आप खड़ी कर दो। ये तुम जिस दिन मेरे हित के विरुद्ध बोलोगे उसी दिन खड़ी करा लेंगे कि खड़ी कर दो। ठीक है, तो ये शक्ति जो प्राप्त की गई है, लेकिन ये संपूर्ण सत्य आपको न बताया जाता है। एलएलबी, आप एलएलबी एलएलएम सब करके बैठ जाते हैं, वो ये सारे जेआरएफ नेट पेट, नेट करके पेट आप भले ही बन जाएं, पेट यानी कुत्ते उत्ते वो होते हैं ना पालतू, वो आप भले ही बन जाएं, लेकिन जो एक्चुअल पोजीशन है वो आप कब पढ़ते हैं? हम ऐसा नहीं कहते नहीं पढ़ते, क्योंकि अगर नहीं पढ़ते तो हमें किसने पढ़ाई, हम कहां से पढ़े भाई? पढ़ाते तो हैं ही लोग, पढ़ते भी हैं, लेकिन कम, संख्या कम है। ठीक है, तो हमारा जो जोर है वो सिर्फ इतनी सी बात पर है कि कानून को कानून की किताब से समझिए, लोगों के व्याख्यानों, ठीक है, और लोगों के समझाए जाने के आधार पर मत समझिए। जो लिखा है उसे मानिए और उसकी व्याख्या स्वयं करने का प्रयत्न कीजिए। अब व्याकरण का दूसरा प्रकार, विधिपूर्ण संरक्षकता। तो सबसे पहले संरक्षकता ये क्या चीज है, और कोई व्यक्ति किसी के संरक्षण में कब होता है? ठीक है, क्या माना जाए? विधि जो विधायिका है उसने ये नहीं कहा यहां पर कि विधिपूर्ण कब्जे में से, व्याकरण कब्जा शब्द नहीं लाए, विधिपूर्ण संरक्षकता ये कहा। तो कब्जा इस शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, संरक्षकता इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो कोई कारण रहा होगा, क्योंकि विधायिका इसने एक भी शब्द का अगर प्रयोग किया है तो उस शब्द का प्रयोग करने के पीछे उसका अपना कॉन्सेप्शन होता है। और यह चीज हमेशा ख्याल रखेंगे कि दंड विधि का निर्वचन कानूनी तौर पर शब्द का क्या अर्थ है इससे नहीं, शब्द का सामान्य और प्रचलित अर्थ ये क्या होता है इस आधार पर लिया जाता है, जब तक कि विधायिका स्वयं कोई विशेष अर्थ न दे। तो कब्जा जुरिस्प्रूडेंस के हिसाब से किस प्रकार का कॉन्सेप्ट है वो यहां अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना? कब्जा सामान्य और प्रचलित तौर पर जैसा समाज में समझा जाता है, ठीक है, वही समझा जाता अगर विधायिका यहां पर विधिपूर्ण कब्जा इस शब्द का इस्तेमाल कर लेती। और जो सामान्य और प्रचलित अर्थ है कब्जे का, वो इस भाव को देता है। यद्यपि ज्यूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच में आप देखेंगे तो कब्जा उस भाव से जो सामान्य ढंग से समझा जाता है उस भाव से बहुत ज्यादा विस्तृत है, लेकिन जो सामान्य समाज कब्जे की परिभाषा लेता है वो ये कि जब प्रत्यक्ष किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर नियंत्रण होता है, डायरेक्ट दिखाई देता है, तब वो चीज उसके कब्जे में मानी जाती है या वो व्यक्ति उसके कब्जे में माना जाता है। ठीक है, ऑस्टेंसिएबल
कंट्रोल, ये जब दिखाई देता है, प्रत्यक्ष नियंत्रण ये दिखता है। अब यहां जीवित मानव प्राणी की बात हो रही है, ठीक है ना। विधिपूर्ण संरक्षकता में से विपरण, जिसका विपरण होगा वो वस्तु नहीं है, व्यक्ति है, और व्यक्ति का अपना स्वातंत्र होता है। व्यक्ति अपने ढंग से काम करता है। व्यक्ति हमेशा विधिपूर्ण संरक्षकों के पास बैठा नहीं रहेगा, ठीक है। व्यक्ति अपने दैनंदिन कार्यों के अलावा जीवन में आवश्यक स्थिति को हासिल करने के लिए समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आएगा, जाएगा, ये सारे काम करेगा, और उस समय विधिपूर्ण संरक्षक उसके पीछे पीछे नहीं घूमेंगे, ठीक है ना। और संरक्षकता में सिर्फ नियंत्रण ये शामिल नहीं होता। तो संरक्षकता में कोई किसी की है, ये कब कहा जाए? ये तब कहा जाता है जब कोई नियंत्रण, भरण पोषण आदि के प्रयोजनों से किसी पर आश्रित होता है, किसी पर आश्रित होता है, ठीक है। जो पहला लक्षण है संरक्षकता जानने का, वो क्या है? पहला लक्षण है कि यदि कोई व्यक्ति नियंत्रण के लिए भरण पोषण के प्रयोजनों से, भरण पोषण में चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा सब शामिल है, विवाह सब शामिल है, ठीक है, नियंत्रण और भरण पोषण के लिए किसी व्यक्ति पर आश्रित है, ठीक है, किसी व्यक्ति पर आश्रित है, या उस व्यक्ति की, ठीक है ना, किसी के प्रति यह स्थिति है कि यह व्यक्ति जब मांग कर दे, तब वो व्यक्ति इसे चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है ना, यानी भरण पोषण और नियंत्रण और मार्गदर्शन सब उपलब्ध कराएगा। तो इस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि ये उस व्यक्ति के संरक्षकत्व में है, जिससे ये इस प्रकार की चीजें प्राप्त करने की, ठीक है, अपेक्षा रखता है, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा हर समय अपने मां बाप से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा हो, कोई आवश्यक नहीं, यह भी कोई जरूरी नहीं है कि संरक्षक हर समय उसके साथ हो, यह भी जरूरी नहीं है कि संरक्षक का प्रत्यक्ष नियंत्रण उसके ऊपर हो, यह भी जरूरी नहीं। अरे स्कूल चला गया, प्रत्यक्ष नियंत्रण थोड़ा है संरक्षक का। बाजार चला गया, इवन वो खेलने चला गया, संरक्षक को मालूम ही नहीं है, हम ही को नहीं मालूम इस समय हमारा लड़का कहां गया है, ठीक है, हमें नहीं मालूम है। अब कोई कहे कि वो हमारे संरक्षण में नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो मालूम ही नहीं वो कहां है। भाई वाकई हमें मालूम ही नहीं है वो कहां है। छोटा बच्चा वो तो पड़ोसी ले गए, मां बाप को मालूम ही नहीं है वो कहां है, तो क्या उनके संरक्षण में नहीं है? क्यों है, कैसे है? ये ठीक है कि ना इस समय हम उसे मार्गदर्शन दे रहे हैं, ना वो मेरी नियंत्रण में है, ना हम उसे कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें तो मालूम भी नहीं है वो कहां है। लेकिन जिस क्षण वो चाहे, हम नहीं, जिस क्षण वो चाहे हम उसके, ठीक है, संरक्षण और सहायता के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिस क्षण वो चाहे, ठीक है। अभी वो हमें फोन करे कि हमें इतने रुपए की जरूरत है, तो हम तुरंत यहां से, अगर मांग जायज होगी, तो थोड़ा ना कि किसी भी ढंग से, लेकिन अगर मांग जायज होगी तो हम अभी प्रबंध करेंगे। यानी उस व्यक्ति की मांग पर जो संरक्षकत्व में है, यदि संरक्षण उपलब्ध कराने को बाध्य नहीं कहेंगे, हम तैयार है, तो यह कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति किसी के संरक्षण में है। यानी संरक्षकत्व या संरक्षकता एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसमें संरक्षक की हैसियत का आदमी, उस व्यक्ति का जिसका वो संरक्षण करता है, ठीक है ना,
उस व्यक्ति की मांग पर किसी भी समय उसे संरक्षण उपलब्ध कराने को तैयार रहता है, भले ही हर समय उसे संरक्षण वो उपलब्ध न भी कराता हो। यदि हर समय उपलब्ध कराता है तब तो बात ही अलग हो गई, तब तो बात ही अलग हो गई। लेकिन वो हर समय उपलब्ध नहीं भी कराता है, लेकिन जो संरक्षित है उसकी मांग पर किसी भी समय वो उसे संरक्षण उपलब्ध कराने को तैयार है और रजामंद है, तो ये माना जाएगा कि संबंधित व्यक्ति इस व्यक्ति के संरक्षण में है। ठीक है ना। मांग अब क्या कहता है, विधिपूर्ण संरक्षकता में से विपरण। इसका मतलब यह हो गया कि विधिपूर्ण संरक्षकता में से विपरण उस क्षण घटित हो जाएगा जिस क्षण आप इस व्यक्ति को जो संरक्षित है ऐसी स्थिति में ले आएंगे, ऐसी स्थिति में ले आएंगे कि ये चाहते हुए अपने संरक्षक से अपने लिए संरक्षण उपलब्ध कराने की मांग न कर पाए। ठीक है ना। उस क्षण आपने विधिपूर्ण संरक्षकता में से विपरण कर लिया है। ठीक है ना। ये चाह नहीं रहा है क्योंकि वो खुश है तुम्हारे साथ, वो खुश है तुम्हारे साथ। ठीक है ना। प्रसन्न है, लेकिन आपने वो काम कर दिया है कि अब वो खुश न भी रहे और चाहे कि हम अपने संरक्षक से संरक्षण प्राप्त कर लें तो कर ना पाए। ये स्थिति जिस समय आ गई, बस उसी क्षण आपने विधिपूर्ण संरक्षकता में से विपरण कर लिया है। ठीक है। भाषा अभी देखेंगे बेयर की भाषा कहेगी कि जब जिस व्यक्ति का विपरण किया जाएगा वो विधिपूर्ण संरक्षकता से ले जाया जाता है, उसी क्षण विधिपूर्ण संरक्षकता में से विपरण पूर्ण हो जाता है और भारत की सीमाओं से परे ले जाया जाता है। बस उसी समय बात खत्म हो गई। ले जाया जाता है, ठीक है, उसी क्षण खत्म हो गई। इसका मतलब विपरण एक तत्काल पूर्ण हो जाने वाला अपराध है, यह लगातार चलने वाला अपराध नहीं है। ठीक है। यह बेयर की भाषा ही बोल रही है। ठीक है ना। क्योंकि अगर यह लगातार चलने वाला अपराध बना दिया जाए तो यह कभी पूरा ही नहीं होगा। ठीक है ना। क्योंकि आपने, ठीक है, उसे विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से बाहर निकाल दिया। ठीक है। लेकिन अगर यह माना जाए कि इसी क्षण अपराध पूरा नहीं हुआ, इसी क्षण अपराध पूरा नहीं हुआ, तो यह लगातार चल रहा है। ठीक है। लगातार चल रहा है तो विपरण का प्रयास चल रहा है। विपरण कहां चल रहा है? ठीक है ना। विपरण कहां चल रहा है? विपरण का प्रयास चल रहा है। ठीक है। इसलिए माना यह जाता है कि जिस क्षण, और बेयर की भाषा भी वही कहती है कि भारत की सीमाओं के परे प्रवहन करता है, बात खत्म हो गई। बस विपरण करता है भारत की सीमाओं में, भारत में से विधिपूर्ण संरक्षकता से आप बाहर लाए, बात खत्म हो गई। ठीक है। विपरण हो गया, इसी क्षण बात खत्म। ठीक है। आप बाहर कब लाए, प्रश्न ये उठता है ना, कब माना जाए कि अब विधिपूर्ण संरक्षकता जो विधिपूर्ण संरक्षक की थी उससे विपरीत व्यक्ति को बाहर ले आए, ये माना कब जाए? ठीक है ना। यानी साक्ष्य जो दिया गया उसके आधार पर ये कब माना जाए कि विपरण पूर्ण हो गया था, तो ये उसी क्षण मान लिया जाएगा जिस क्षण जिसका विपरण हुआ वो अगर अपने संरक्षक, अपने विधिपूर्ण संरक्षक उससे संरक्षण की मांग करने का प्रयत्न करता तो उसे
अपने विधिपूर्ण संरक्षक द्वारा संरक्षण उपलब्ध न हो पाता। जिस क्षण यह स्थिति आ गई, बस उसी क्षण आप विधिपूर्ण संरक्षकता से बाहर ले गए। ठीक है ना? इसका कोई अर्थ नहीं है कि जिसका विपणन किया था आपने, उसने अपने संरक्षक से संरक्षण की मांग की या नहीं की, इसका कोई अर्थ ही नहीं। क्योंकि कानून में सब कुछ आपका देखा जाएगा, दूसरे से क्या लेना देना। विचारण तुम्हारा हो रहा या दूसरों का हो रहा है? भाई उसने मांग नहीं की, उसे संरक्षण की जरूरत नहीं पड़ी, तुमने बहुत अच्छे से रखा, लेकिन तुम ले क्यों गए? ठीक है, आप ले क्यों गए? आप अगर वो संरक्षण की मांग करता तो क्या आप उसे अनुमति देते? और अगर अनुमति देते आप तो फिर पहले ही परमिशन क्यों नहीं ले ली? पहले परमिशन आपने नहीं ली। इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आप बिल्कुल अनुमति नहीं देते। अब तो आप कहेंगे ही, जब आप पकड़ गए तब तो आप कहेंगे ही कि हम तो साहब अनुमति दे देते। लेकिन आपका पूर्ववर्ती कृत्य क्या दर्शित कर रहा है कि आप उसे उसके विधिपूर्ण संरक्षकों की अनुमति के बिना उनके संरक्षण क्षेत्र से बाहर ले गए, और उनके संरक्षण क्षेत्र से वो बाहर हुआ। यह कब माना जाएगा? तब माना जाएगा यदि वो मांग करता उनके संरक्षण की, तो क्या उन्हें उसे उपलब्ध हो पाता? यह सवाल है जो ऑब्जेक्टिव तौर पर साक्ष्य की सहायता से डिसाइड किया जाएगा। और जिस क्षण इसका उत्तर आ जाएगा कि साहब उसके बाद अगर वो मांग भी करता तो उसे संरक्षण उपलब्ध नहीं हो पाता, बस आप विधिपूर्ण संरक्षकता से बाहर ले गए और विपणन हो गया। अब सवाल यह है, ठीक है, बालक शब्द का प्रयोग कर लिया इन्होंने, वो नर और नारी वाली बात खत्म हो गई। यानी जो पहले 361 था, इसे एक बार बेर को पढ़ लें, नहीं तो हमारे दिमाग में पिछला इंप्रेशन रहेगा और हम उसी हिसाब से व्याख्या कर देंगे। इसलिए एक बार बेर को पढ़ लेना ठीक रहेगा। कहता है, जो कोई किसी बालक को या किसी विकृत व्यक्ति को ऐसे बालक या विकृत व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे बालक या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से विपणन करता है, यह कहा जाता है बालक। अब वो बातें खत्म हो गई जो पहले आईपीसी में थी कि नर हो तो 16 वर्ष और नारी हो तो 18 वर्ष। अब सीधे बालक आ गया, और बालक डिफाइन है परिभाषा खंड में कि 18 वर्ष तक कम आयु। ठीक है, जिसकी है वो चाहे नर हो चाहे नारी हो, उसे ठीक है भारत में से विपणन तो विधिपूर्ण संरक्षकता में से ठीक है विपणन उसका किया जा सके। अब एक सवाल और उठता है कि विधिपूर्ण संरक्षकता में से जब ले जाया जाए तभी विपणन होगा। अगर कोई कबीरदास जो किसी की विधिपूर्ण संरक्षकता में है ही नहीं, ठीक है ना, किसी की विधिपूर्ण संरक्षकता में है ही नहीं, ठीक है भाई, विधिपूर्ण संरक्षकता में वो है ही नहीं, तो विधिपूर्ण संरक्षकता में से ले कौन गया? ठीक है ना, हमने कहा ना कि कानून जो लिखा है वो कहता है विधिपूर्ण संरक्षकता में से ले जाता है या बहका ले जाता है। इसका मतलब जिसका विपणन हो वो आवश्यक तौर पर विधिपूर्ण संरक्षकता में हो, उसका कोई ना कोई विधिपूर्ण संरक्षक हो। और ये जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति दुनिया में इतना भाग्यशाली नहीं है, ये भाग्य की बात है। ठीक है, वो हम देखते थे महाभारत, उसमें ठीक है कि वो विदुर भीष्म के पैर छू रहे हैं और नीचे बैठ गए। ठीक है, तो वो कहते हैं बराबर में बैठ जाओ, तो कहते हैं नहीं, हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे ऊपर अभी लोग हैं जिनके पैरों में हम बैठ सकते हैं। तो ये तो भाग्य है, इतने भाग्यशाली सब नहीं होते हैं।
कि उन्हें विधिपूर्ण संरक्षक उपलब्ध रहे। कुछ हतभाग्य भी हैं, ठीक है ना, कुछ दुर्भाग्यशाली भी हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति विधिपूर्ण संरक्षकता में हो ही, और अगर वो विधिपूर्ण संरक्षकता में नहीं है तो बालक है या वयस्क है, बालक है या वयस्क है, ठीक है ना, विकृत चित्त है या स्वस्थ चित्त है, ठीक है। जब विधिपूर्ण संरक्षक है ही नहीं है, ठीक है, और आप उसे ले गए, तो क्या कुछ भी नहीं हुआ? अब कुछ भी हुआ हो, व्यपरण नहीं हुआ। कौन सा विधिपूर्ण संरक्षकता में से? भारत में से तो ले नहीं गए, भारत ही में रखा है, तो भारत में से वाला तो हो नहीं सकता। विधिपूर्ण संरक्षकता इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि विधिपूर्ण संरक्षक ही नहीं है। अपहरण यह जरूर हुआ है, एब्डक्शन हुआ है, क्योंकि एब्डक्शन किसी भी आयु के व्यक्ति का हो जाएगा, ठीक है। और उसके एब्डक्शन की जब डेफिनेशन हम लोग देखेंगे तो वहां व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति को बल द्वारा विवश करके या प्रवंचनापूर्ण साधनों से एक स्थान पर जाने के लिए, एक स्थान से जाने के लिए जैसे ही आप विवश करेंगे वैसे ही अपहरण का अपराध हो जाएगा। तो अवयस्क या विकृत चित्त, इसका भी अपहरण संभव है, इसका हमेशा व्यपहरण होगा। ये जो आप याद करके चलते हैं, यही याद करते हैं ना, यही याद, आप हां करो ना करो हमें मालूम है, आप यही याद करते हैं, जो कि 100% गलत है, ठीक है, कि अवयस्क का सदैव व्यपहरण होगा, नहीं, अवयस्क का अपहरण यह भी हो सकता है। अच्छा शब्द है विकृत चित्त, यह नहीं लिखा है कि जो स्वस्थ चित्त न हो, यह नहीं लिखा है। स्वस्थ चित्त न हो तब बात अलग हो जाएगी, क्योंकि जो सनकी है वो भी स्वस्थ चित्त नहीं है, जो सो रहा है वो भी स्वस्थ चित्त नहीं है, ठीक है। सो के, आप कहते रहे हम सो के एकदम उठे थे, हम तो समझ ही नहीं पाए बात क्या थी, पागल थोड़ी हो आप। लेकिन पूर्ण जागरण घटित नहीं हुआ था, उससे पहले ही कोई घटना हो गई, इसलिए घटना के संबंध में सही निष्कर्षों पर आने में आपसे गलती हो गई। तो यहां शब्द है विकृत चित्त, इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति सो रहा है या बेहोश है, ठीक है ना, अगर उस समय उसे विधिपूर्ण संरक्षकता से बाहर ले जाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो वयस्क है, वयस्क है, ठीक है ना, वयस्क है, सो रहा है या बेहोश कर दिया गया है, तो भी उसका व्यपहरण घटित नहीं होगा। आप उसे विकृत चित्त नहीं कह सकते, है तो स्वस्थ चित्त है, ठीक है ना, है तो स्वस्थ चित्त है। इस समय सो रहा है या बेहोश है, तो यहां पर विकृत चित्त शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसा व्यक्ति जो स्वस्थ चित्त नहीं, इस शब्द का प्रयोग थोड़ी है। कानून बहुत जान समझ बूझकर शब्दों का प्रयोग करता है। तो कहता है कि विधिपूर्ण संरक्षकता, विधिपूर्ण, इसका मतलब विधिपूर्ण संरक्षकता अगर नहीं है तो यह अपराध घटित नहीं हो सकता, क्योंकि विधिपूर्ण संरक्षकता में से विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना, यानी जिसका विपरण हो रहा है उसकी सम्मति का कोई मतलब नहीं, उसकी सम्मति का कोई मतलब नहीं। अपराध के लिए जिसकी सम्मति मैटर कर रही है, ऊपर वाले भारत में से विपरण, वहां सम्मति का मतलब है उसी व्यक्ति की जिसका विपरण हो रहा है। यहां उस व्यक्ति की अपनी सम्मति का कोई अर्थ नहीं, जिसका विपरण हो रहा है वो बड़ी खुशी खुशी आपके साथ चला गया, जिसका विपरण हुआ इसका कोई मतलब नहीं है, वो आपके साथ बहुत प्रसन्न था, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं। विधिपूर्ण संरक्षक की अनुमति के बिना जो लॉफुल गार्जियन थे उनकी सम्मति थी या नहीं, यह मटेरियल है यहां। इसीलिए
इस अपराध को संरक्षकों के विरुद्ध अपराध इस श्रेणी में माना गया है। ये संरक्षकों के विरुद्ध अपराध है, ये स्वयं विपरीत व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, इसको संरक्षकों के विरुद्ध माना है। इस पर्टिकुलर को भारत में से विपरण उसी व्यक्ति के विरुद्ध है, क्योंकि वहां उसी की सम्मति मैटर कर रही है। ठीक है, तो विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना, और सम्मति होनी चाहिए, सम्मति, विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना, इसका मतलब तथ्य के भ्रम में डालकर, तथ्य के भ्रम में आपने डाला संरक्षक को और उसकी सम्मति हासिल कर ली, तो वो सम्मति नहीं है। ठीक है ना, तब सम्मति थोड़ी है, क्योंकि सम्मति एक बार परिभाषित हो गई, और एक बार परिभाषित शब्द का वही अर्थ पूरी संहिता में लिया जाएगा जो एक बार उसे दे दिया गया। और वहां कहा कि तथ्य के भ्रम में डालकर अगर आप कोई सम्मति किसी से हासिल कर लेंगे तो सम्मति है ही नहीं। तो अगर विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति है, उसके संरक्षित को ले जाने के प्रति, लेकिन वो सम्मति उस तरह की नहीं है जैसे सेक्शन 90 या धारा 28 में बताई गई है, तो फिर ये सम्मति कहां है? ये तो सम्मति दिखावटी है, इसका कोई मतलब नहीं। और फिर इस सम्मति के बावजूद व्यापरण का अपराध कौन से प्रकार का? विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापरण इस प्रकार का घटित होगा। ठीक है ना, कहता है कि जब आप विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना किसी बालक को उस विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से ले जाते हैं या बहका ले जाते हैं, यानी जो तरीका है विधिपूर्ण संरक्षकता से बाहर ले जाने का, वो क्या है? ले जाना या बहका ले जाना। तो पहली चीज निकल कर आई कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी ए लॉफुल गार्जियन ऑफ दैट पर्सन अगेंस्ट whom, ठीक है, दिस ऑफेंस इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड। ठीक है ना, जिसके विरुद्ध इस अपराध का किया जाना कहा गया है, उसका कोई लॉफुल गार्जियन होना चाहिए और उसे बालक शब्द में आना चाहिए, यानी 18 वर्ष से कम होना चाहिए, स्त्री पुरुष पर भेद खत्म, और उसे उसकी संरक्षकता से बाहर ले जाया जाना चाहिए। उसकी संरक्षकता से बाहर कब ले जाया गया, ये कब कहा जाए, आपको बताया। कोई किसी के संरक्षण में है, ये कब माना जाता है? जबकि जो संरक्षित है उसकी मांग पर, जिसे संरक्षक कहा गया है, वो उसे संरक्षण उपलब्ध कराने को तत्पर है, बस इतना ही सफिशिएंट है। भले ही वो प्रश्नगत समय पर, जिस समय विपरण हुआ उस समय वास्तव में संरक्षण उपलब्ध करा रहा था या नहीं, ये इमैटेरियल है। ठीक है ना, क्योंकि हर वक्त कोई भी संरक्षक अपने संरक्षित को संरक्षण उपलब्ध नहीं कराता, लेकिन संरक्षित की मांग पर संरक्षक उसे संरक्षण उपलब्ध कराने को तत्पर रहता है। संरक्षण के अंतर्गत नियंत्रण और भरण पोषण आदि सभी प्रकार की आवश्यकताएं आती हैं, और संरक्षकता से आप बाहर ले गए, ये उस क्षण मान लिया जाएगा जिस क्षण वो मांग करे और फिर भी संरक्षक उसे संरक्षण उपलब्ध न करवा पाए। ठीक है ना, और अगर आप इस प्रकार से इस व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना ले गए या बहका ले गए, तो आपने विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापरण किया। तो ले जाना और बहका ले जाना, ये क्या शब्द हैं और अपहरण किस चीज का नाम है और कैसे व्यापरण और अपहरण से भिन्न है, इस पर कल बात करेंगे, देखेंगे।